नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक साल का बजट देश के सामने आ गया है, जिस पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किसान, आम जनता, व्यापारी और कारोबारी सबके रिएक्शंस आ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग तरह की रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर विपक्ष एक सुर में जनता के साथ धोखा बता रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं है और यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। भूपेश बघेल की इस प्रतिक्रिया पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट किसानों की आय दोगुनी करने वाला है और देश का भविष्य बनाने वाला बजट है। पक्ष, विपक्ष और अर्थशास्त्री के साथ हम बड़ी बहस में बजट को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। हीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है, जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। जो बजट प्रस्तुत की गई है उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। वास्तविक में कोरोना काल और जिस प्रकार से वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुरूप में ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास करके किसानों की चिंता की गई है, साथ ही विकास को कैसे दिशा दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रावधान रखे गए हैं। और उसके साथ में जो ढांचागत विकास है उन सब के लिए एक राशि की व्यवस्था। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो LIC का IPO जल्द आएगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे। क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता। पीएम गति शक्ति मिशन को लेकर भी जिक्र। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने का लक्ष्य। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च होगा। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीद की जाएगी और साथ ही 3 साल में 400 नई पीढ़ी वंदे भारत ट्रेन का जिक्र भी इस बजट में किया गया है। 80 लाख गरीबों के लिए नए घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी आवास के लिए 48,000 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें प्रावधान है युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे, इसका भी प्रावधान किया गया है। 2022 से 23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। तो ये बजट की बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देश के डाकघरों में ATM मशीन लगाई जाएंगी। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हैं। अमित जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता है नीलू शर्मा। नीलू शर्मा जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता। डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत में अमित श्रीवास्तव जी आप के साथ कर रहा हूं, कैसा लगा ये बजट? देखिए, निश्चित तौर पे लोगों को निराश करने वाला बजट है और रोजगार विरोधी बजट है। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो लोगों की उम्मीदें थी उसको एक तोड़ने वाला बजट है। निश्चित तौर पे अगर एक शब्दों में आप मुझे बोलने कहेंगे तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये पूरा दिशाहीन बजट है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार ने कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। बढ़ती महंगाई और सिकुड़ती कमाई के बीच में ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एज यूजुअल जैसा सरकार जिस प्रकार से सरकार ने जनता के साथ महंगाई पे ना कोई राहत देने का काम किया है, ना कोई योजनाएं बताई हैं, तो निश्चित तौर पे ये निराशाजनक बजट है। जनता को छलने वाला बजट है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे
तो ये जो सिर्फ गरीबों की बात करने वाला बजट जो था, गरीबों को राहत की उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे कुछ भी राहत वो गरीबों को नहीं दी गई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन 7 सालों में जिस प्रकार से रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, लेकिन 12 करोड़ लोगों का ये रोजगार खा गए। और आज कह रहे हैं कि पीएलआई के माध्यम से हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कहां देंगे, किस सेक्टर पे देंगे और कब देंगे, ये इन्होंने नहीं बताया है। और लगातार रोटी कपड़ा मकान लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसमें इन्होंने कहा कपड़ा सस्ता होगा, उस पर कितनी जीएसटी सस्ती होगी, कब होगी, कैसे होगी, कोई भी क्लियरिटी उसमें इन्होंने नहीं दिया है। तो निश्चित तौर पर जनता को कष्ट प्रदान करने वाला और जनता को कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें इससे नष्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है नीलू शर्मा जी, इतना खराब बजट विपक्ष को आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि एक भी नेता का बयान हमने विपक्ष के नहीं सुना जिन्होंने इस बजट में कोई एक खास और अच्छी बात बताई हो। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट निराशाजनक बजट है। नीलू शर्मा जी, आखिर क्यों ऐसा? मैं काटे नहीं, उधर से ही कटा सर। कोरोना वैश्विक महामारी के तीसरी लहर का यह विश्वास भरा बजट है। आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने वाला यह बूस्टर बजट है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष इस बजट की सराहना जो है वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको हर बात पर जो राजनीति दिखती है। इस देश ने वैश्विक महामारी के तीसरे, यानी यह तीसरा साल है, यह तीसरी लहर से हम जो है अभी जूझ रहे हैं। उसके बाद जो यह बजट है, यह वास्तव में भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह बजट रहा है। और आर्थिक गतिविधियों को जो है बढ़ाने के लिए, गरीबों को इस देश में उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, इस देश की जो है जो आंतरिक सुरक्षा है, इस देश की जो बाह्य सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से, और सबसे बड़ी चीज देश की अर्थव्यवस्था की जो इस कोरोना के वैश्विक महामारी में, पेंडेमिक ईयर में जो हमने आर्थिक व्यवस्था हमारी जो डगमगाई थी, उसको हमने बहुत ही जल्द सुधारते हुए इस बजट में भी जो काफी सारे प्रावधान किए हैं। हमने पीएलआई के माध्यम से अतिरिक्त 60 लाख नौकरियों की जो है प्रावधान इस बजट में किया है। इस देश में इस वर्ष 25,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ का प्रावधान है। और सबसे ठीक है नीलू शर्मा जी, आपकी आवाज में कोई दिक्कत हुई है, एक बार उसको हम दुरुस्त करा लेते हैं। आपकी बातों को हमने ध्यानपूर्वक सुना। आपके पास अब मैं अगले राउंड में लौटूंगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता। एक अर्थशास्त्री होने के नाते डॉक्टर गुप्ता, आप किस तरह से इस बजट का आकलन कर पा रहे हैं? सर जी, बजट तो मैंने लगभग 40 सालों से मैं हर साल देखते आ रहा हूँ जी। मेरे पास तो मनमोहन सिंह की रिकॉर्डिंग भी रखी होगी जो बजट प्रस्तुत करते थे उस समय की, लेकिन मैंने ऐसा बजट आज तक नहीं देखा। इतना निराशाजनक और मन को दुखी कर देने वाला बजट है कि इसको कल्पना नहीं की जा सकती। कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति संबल बनाने की जरूरत थी, तो क्या राष्ट्र की बना करने की जरूरत थी या देश की जनता की? अगर देश की जनता की करनी थी तो उन्हें कुछ राहत देना चाहिए था, उन्हें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। यह आते ही यहाँ पे अर्निंग की बात करने लगी। क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगा रहे हैं आय पर जी, और वही वेतन भोगी और अन्य लोगों को जो एक सीमा के बाद चले जाते हैं उसको 30% लगा रहा है और ऊपर से सरचार्ज ले रहे हैं। तो इसको क्यों छूट दी जा रही है सरचार्ज की? इनको भी सरचार्ज की चार्जेस लगनी चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के रोजगार के अवसर चाहिए था, तो रोजगार के अवसर आप दे रहे हैं, तो क्या जो रोजगार में वो रोजगार छोड़ के चले जाए? उनके लिए वेतन में कोई छूट नहीं, कटौती नहीं। व्यक्ति का अगर आय का स्तर बढ़ाते आप तो आदमी उस स्तर तक, कर मुक्त की सीमा तक जाता और जीवन स्तर उसका सुधरता। आपने जीवन स्तर सुधारने की जरूरत नहीं समझी। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और वहीं दूसरी तरफ आप उनको आय में छूट में नहीं दे रहे। ये दोनों मापदंड गलत है। एक बार आप पैसा ले रहे हैं लोगों से कि कोरोना और किसान के नाम पर पैसा अलग से ले रहे हैं सरचार्जेस में, और उसके बाद दूसरी तरफ आप ये चीजें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं लॉकडाउन में व्यापारियों को तकलीफ उठानी पड़ी,
दूसरी तरफ आप कहते हैं लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। फिर व्यापारी कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जीएसटी बढ़ा। इसका मतलब साफ जाहिर है साहब कि जीएसटी की चोरी होती थी। आपने आयकर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, आयकर को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। इन चीजों को आपने जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था उस तरीके से मैं नहीं मानता। इसमें एक तरफ देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से तैयार की है, इनके पॉलिटिकल एजेंडा उठा के देखिए इन्होंने क्या कहा था, उसके हिसाब से कोई चीजें है क्या? समीक्षा अगर करना है सर तो वास्तव में। फिर दूसरी बात, आपने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, अच्छे प्रावधान हुआ है, इसमें कोई मैं 100% नकार दे रहा हूं। जो आम जनता की निराशा है उसको कह रहा हूं। आपने जो बजट में चीजें पढ़ी, शुरू में जो कहानियां बताई कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, उससे मेच नहीं खाता बाद में आपका। तो ऐसा क्यों आप पढ़ रहे हैं? या तो बजट की ड्राफ्टिंग में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये चीजें सब जब रख रहे हैं कोई चीज तो पाक साफ रखा जाना चाहिए। और इसे मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। आर्थिक चिंतन राष्ट्र के बारे में होता है, राष्ट्र के हित में होता है, तो राष्ट्र के हित में काम कर रहे थे। आज सैनिकों के लिए किए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर आज क्या अभी कोरोना के संक्रमण काल में आपको रोड बनाने की आवश्यकता थी कि आम जनता को राहत देने की जरूरत थी? विकास आवश्यक है, लेकिन बहुत ज्यादा विकास की परिकल्पना करना ये थोड़ा सा मन को चुभता है। फिर दूसरी चीज, आपने गरीबों के नाम पर इतनी स्कीम चला दी, मुफ्तखोरी का माहौल बना दिया। हर आदमी हर चीज में मुफ्तखोरी चाह रहा है, इसमें सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार पीस रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मध्यम वर्ग को भी कुछ राहत दिया जाना चाहिए था, जो इस बजट में बिल्कुल नहीं है, उसके विरुद्ध है ये। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, सरकार ये कह रही है कि हमने लंबे समय के हिसाब से सोचकर इस बजट को पेश किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले वक्त में और जो ढांचा है उसको मजबूत करेंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को, जो पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि इस सरकार को थोड़ी भी अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। पहले इसने नोटबंदी करके लोगों की कमर तोड़ी, उसके बाद जिस प्रकार से जीएसटी एक ऐसा कानून लाया जिसकी इनकी तैयारी भी नहीं थी, उसके बाद 2500 बार उसमें अमेंडमेंट किए गए। और अब ये सरकार कह रही है कि 25 साल का बुनियादी बजट हम ब्लूप्रिंट लेके आए हैं। साहब, वर्तमान आपने खराब करके रखा है और आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी जो सम्मानित हमारे पत्रकार साथी ने कहा, बड़े भैया ने जिस प्रकार से कहा, कोरोना काल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत है कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधा देने की आवश्यकता है। लेकिन ये सरकार की संवेदनहीनता देखिए। जो हेल्थ पे इसने सिर्फ 0.7% बजट को इंक्रीज किया है। और उसी प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम 25,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पे बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मोदी सरकार आने के पहले इन्होंने खेल क्या खेला साहब, वो समझिए। जो 8 लेन अगर सड़क बनती थी तो पहले वो काउंट होता था, 2018 के पहले 8 लेन किलोमीटर अगर बनती थी तो वो काउंट होता था 1 किलोमीटर। अब ये क्या कर रहे हैं, इसलिए जो उस समय 90,000 किलोमीटर एक साल में बनती थी 2014 तक, 2018 में इन्होंने उसे 140 किलोमीटर कैसे किया, इसका मैं आज पर्दाफाश करता हूं। देखिए, इन्होंने क्या किया, अब अगर 8 लेन बनती है तो पहले जो उसको 1 किलोमीटर माना जाता था उसे अब ये 8 किलोमीटर मानते हैं और अपनी पीठ पे थपथपाते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि बूस्टर बजट है, तो आप लोगों की जान बचेगी नहीं तो क्या भविष्य की चिंता कहां करेंगे? आप कर रहे हैं, वर्तमान ठीक करिए लोगों का। और जिस प्रकार से लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आपने कहा था 2016 में 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या आप कर पाए? आप तो किसान विरोधी बजट है, इनको तो माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए, ये पूरी तरीके से जुमलेबाज सरकार है और लगातार देखिए ये बजट जो आया है कहीं ना कहीं आम जनता पर सीधा सीधा सरकार का अत्याचार है। और मैंने जैसा कहा कि जनता को कष्ट है, उम्मीदें उनकी हुई है नष्ट है। क्योंकि मैं आपके सामने जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि देखिए, जो एक्चुअल बजट, जो कृषि आधारित बजट था, उसमें जो हमारा जीडीपी का 151 करोड़ लाख जो होता था, वो जीडीपी के अगर आप कट ऑफ करके 4.32 अब ये कर दिए 3.84, और लास्ट ईयर वो 5.1 से इन्होंने 4.3% किया था। तो लगातार ये जिस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर आप देखेंगे
कि किसानों के साथ जो मैंने आपको कहा, इनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे पूरी हमने खरीदी। साहब, अगर कोई किसान आपको आपका प्रोडक्ट देता है और आप उसको पेमेंट करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि हमने 70% खरीदा है? अरे सर मानी चाहिए इसी सरकार को। और लगातार जिस प्रकार से सरकार अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और जिस प्रकार ये कुकृत्य कर रही है, जनता इन्हें माफ नहीं, आने वाले समय में माफ करेगी। जवाब अब नीलू शर्मा जी से ले लेते हैं। नीलू शर्मा जी, देखिए एक बार फिर से वही आरोप है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तो फायदा आप लोगों ने पहुंचाया इस बजट के जरिए, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनको फायदा नहीं हुआ है। जबकि आप लोगों का ये दावा है, आपके नेता ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों को इसमें फायदा पहुंचाया। कैसे, अब आप समझाइए सर। नीलू शर्मा जी। देखिए पराग जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये गरीबों को फोकस करके इस बजट को बनाया गया है, गरीबों के कल्याण के लिए। हाँ। दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आम जनता के लिए इस बजट में नए अवसरों के निर्माण का जो है इस बजट पर प्रावधान किया गया है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं, जॉब्स की बात करूं, तो इस बजट में नई संभावनाएं जो है वो दिख रही है। आने वाले जो स्वाभाविक रूप से कि हम आर्थिक व्यवस्था कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं अभी हमारे आर्थिक जो अपने विशेषज्ञ हैं गुप्ता जी, उनकी भी बात को सुन रहा था। निश्चित रूप से बहुत अनुभवी हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण से कोई भी बजट देश का हो या राज्य का हो, वो सारे एंगल को देखते हुए बजट को बनाया जाता है। हमने गरीबों को फोकस किया। ये देश स्वतंत्रता के बाद भी 50 सालों में, अभी 75 ईयर चल रहा है, 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 20,000 गांवों में विद्युत कनेक्शन नहीं थे, गरीबों के पास उनके पक्के मकान नहीं थे, शुद्ध पेयजल जो है उनको पीने की व्यवस्था नहीं थी, चलने को सड़क नहीं था, ढंग से उनको जो है भोजन जो है वो प्राप्त नहीं होता था। अब रही बात जॉब्स की बात कर रहे हैं, रही बात डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस बजट में हमने जो प्रावधान किया है वो वास्तविक में, हम पिछले समय भी जब बजट प्रस्तुत किए तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हेल्थ सेक्टर के लिए और वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने 45,000 करोड़ का प्रावधान किया था। और हमने इस बार भी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी उल्लेख किया है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है 1.5 लाख करोड़ का रहा है। रही बात किसान की, अभी हमारे अमित भाई बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 2.25 लाख एमएसपी की घोषणा जो है इस बजट में की गई है, जिससे किसानों की आय भी दुगनी होगी, उनकी आर्थिक तरक्की भी होगी। ठीक है। सिर्फ आप राजनीति ही करेंगे, सिर्फ बजट को आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हम ये तीसरी लहर से अभी गुजर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमको विकास भी करना है, हमारी आर्थिक संभावनाएं भी खड़ी रहे, हम आगे बढ़े भी इस वैश्विक महामारी से भी जो है लड़ते हुए। ठीक है नीलू शर्मा जी, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। रूप से यह बजट जो है ठीक है। अब देखिए समय भी कम है, इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग अपना संक्षेप में वक्तव्य रखें। डॉक्टर गुप्ता, जीडीपी 9.2 या फिर उसके आसपास, उसके पार जाएगी, इस बात का अनुमान भी आज किया गया, इसका जिक्र किया गया। बिल्कुल सही है, वो ग्रोथ रेट रहेगा क्योंकि यहाँ का मानव श्रम जो है परिश्रमी है, मेहनत करके आगे बढ़ेगा। पर मेरा ये कहना है सर, बजट जो है 1 वर्ष के लिए होता है। अगर आपको 20 वर्ष और 25 वर्ष के लिए बनाना था तो पहले भी पंचवर्षीय योजना चली है, वैसे ही आप पंचवर्षीय योजना चला लेते, या 20 वर्षीय चला लेते, 25 वर्षीय चला लेते। लेकिन वार्षिक बजट में आप लंबे बजट की कल्पना करें, ये तो उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमित जी, बहुत जल्दी से सर, समय कम है, 10-20 सेकंड में आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए 7 वर्ष बाद भी अगर ये अगले 25 वर्ष का झूठा सपना दिखा के जिस प्रकार से दिखाए जा रहे हैं, जब वर्तमान बिगड़ा है, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आज की स्थिति में ये वही स्थिति है कि न्यू प्रोमिसेस एंड अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है वे आर फॉरगॉटन,
and new promises and new announcement will be forgotten by next budget. वही स्थिति है, पुराने को इन्होंने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया और अब फिर एक नया चीज ले आए। 25 साल की जुमलेबाजी कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कहा था जो वादे करते हैं उसके बाद में जुमलेबाजी कह देते हैं और उसके बाद आने के बाद जिस प्रकार से मैं तो पूरी तरीके से इस बजट के बाद जनता में निराशा है कि जो जनता सरकार से जनता को एक उम्मीद होती है, लेकिन उस पूरी उम्मीद को सरकार ने उस जनता की खुशियों को निश्चित तौर पे खुशियां गायब कर दी है इस बजट से। ठीक है नीलू शर्मा जी, बहुत जल्दी से सर एक फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, निश्चित रूप से जनता निराश नहीं है। देश के मैंने फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि ये आर्थिक बूस्टर का जो है वो बजट है। और रही बात, अभी जी अभी बात कर रहे थे, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस 50 साल इस देश में राज करी। अभी हमारे आर्थिक विशेषज्ञ गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि बजट 1 वर्ष का है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि बजट 1 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जो बजट प्रस्तुत होता है निश्चित रूप से उसमें प्लान भी होता है कि आगे चल के हमको 50 साल में जो हमने बनाया। चलिए ठीक है, आज समय कम है, समय इतना ही है, समय समाप्ति की ओर है, समय इतना ही है, इसलिए आप तीनों से मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद आम जनता को यही रहती है कि बजट जब आएगा तो बहुत सारी चीजें उनके लिए आएंगी। अलग अलग सेक्टर्स के लोग अलग अलग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन इस बजट पर पूरी तरह से राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष इसको बेकार बता रहा है और निराशाजनक बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि एक बूस्टर है आर्थिक तौर पर भी और लोगों की आम जिंदगी के तौर पर भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।